सॉल्यूशंस चैप्टर का वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम और टाइम बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर तो आप बचपन से ही पढ़ते हैं। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है। जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब है जो अगर हम वाटर में सॉल्यूट को डिसॉल्व करें तो पता नहीं चलेगा कहाँ सॉल्यूट चला गया, सॉल्वेंट में एकदम घुल मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, आप बचपन से ही पढ़ते हैं। एक है सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। ठीक है, तो सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करते हैं? हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तब हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं इस चैप्टर में। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है वो सॉल्यूशन इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर को बाइनरी सॉल्यूशन भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हीं सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं जिनके कंपोनेंट दो हैं। तभी हम यहाँ पर किन सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं? टू कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन की। तभी हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं, पर क्योंकि इसका नाम सॉल्यूशन है तो हम इसको सॉल्यूशन ही बुलाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। के सामने है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास, हमने यहाँ फिक्स कर लिया सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट को हमने यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर गैस फिक्स कर लिया, सॉरी सॉलिड फिक्स कर लिया। सॉलिड अगर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट अगर गैस है। सॉल्यूट ये कम वाला है, लेस वाला है, एंड सॉलिड जो हमारा सॉल्वेंट है ये मोर क्वांटिटी वाला है। तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। मतलब जो सॉल्यूट होगा वो क्योंकि कम क्वांटिटी में है तो हमने बोला गैस डाल दिया सॉलिड में, लिक्विड डाल दिया सॉलिड में, जैसे शुगर डाल दिया वाटर में, या फिर हम बोलते हैं वाटर डाल दिया शुगर में। नहीं, हम बोलते हैं शुगर डाल दिया वाटर में, क्योंकि वो सॉल्यूट है शुगर और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये तो आप खुद देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमें सारे कवर करने हैं और कम से कम टाइम में कवर करने हैं। वाले सॉल्यूशंस कौन से हैं? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए इन कैटेगरीज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इन कैटेगरीज में होगा क्या और इनके अंदर कौन से लॉज और कौन सी इनकी एप्लीकेशंस है, और सब हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है भैया यहाँ पर? सॉलिड, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा सॉलिड क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा, और लिक्विड हमारा यहाँ क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। तो हमारा ये सॉल्यूशन है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज यूजुअली एन आयोनिक सॉलिड। व्हाट इज एन आयोनिक सॉलिड? व्हाट इज एन आयोनिक सॉलिड? हम ये पढ़ लेते हैं, जैसे NaCl, नमक को आयोनिक सॉलिड कहते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दैट इज एन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमारे पास आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट लार्ज है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, यानी कि बहुत सारे पानी में हमने थोड़ी सी चीनी मिला दी तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, जैसे कि चाशनी ले लो। चाशनी एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें हमने थोड़े से पानी में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व कर दी है। ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की सैचुरेशन पॉइंट तो भैया इस टाइम तक आप लोगों का सभी का आ चुका होगा पढ़ पढ़ के। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट वो होता है कि अब भाई और नहीं होगा, दिस इज इनफ। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट इन केस ऑफ, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, तो व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हिच होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये बीकर ले लेती हूँ, इसमें मैं 100 ml फिक्स सॉल्वेंट डाल देती हूँ, 100 ml मैंने वाटर डाल दिया। ठीक है, 100 ml वाटर डाल दिया एंड आई कीप ऑन एडिंग शुगर इनटू दिस बीकर। वो शुगर एक पर्टिकुलर टाइम तक ही डिसॉल्व होगी, उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मान लेते हैं हम वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जो है रूम टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर पे इतनी ही अमाउंट शुगर की डिसॉल्व होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी, एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या है?
Solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature. 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर मतलब सॉल्यूट कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा कि इतना ही ये सॉल्युबल है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है. ठीक है, तो ये था सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी के बारे में, जो कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉल्युबिलिटी नहीं समझ आई तो आगे लॉज नहीं समझ आएंगे, लॉज नहीं समझ आएंगे तो वो लॉज ही इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में जरूर मिलेंगे आपको. हेनरीज लॉ जो है रिपीटेड हो, मतलब क्वेश्चन देखा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में. तो ये वीडियो है ही लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके, जिसको नहीं भी आता होगा उसको भी समझ आ जाएगा सॉल्यूशन. और ये टॉपिक्स जो है सारे सॉल्यूशन के टॉपिक इसमें मैंने कवर किए हैं, और आपको मैं साथ साथ बताऊंगी कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है. और थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. आप लोग तो अब 12th कर लेंगे, तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनके लिए भी वी विल बी हैविंग वीडियोस on our channel on daily basis from now. Solubility सॉलिड के लिक्विड में किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट. ऑब्वियसली क्या सॉल्यूट का नेचर है उस पर डिपेंड करेंगी. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेट टेम्परेचर. इन तीन चीजों पे जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में वो डिपेंड करेगी. ठीक है, कैसे डिपेंड करेगी उसके बारे में हमें बात करना है. What are the causes of solubility? The first cause is interionic attraction in the solute molecules. What are the interionic interaction? हमें सबसे what are the interionic attractions? ठीक है, हमें पहले तो इनके बारे में बात करना है. देखो आयोन्स जो होते हैं ना, आयोन्स कौन से आयोन्स, जैसे कि NaCl की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो आयोन्स हैं. इसे ब्रेक करें तो वी आर हैविंग टू आयोन्स, वन इज Na पॉजिटिव एंड अनदर वन इज Cl नेगेटिव. वी आर हैविंग टू आयोन्स इनटू इट. ठीक है, so these two ions are held together by strong electrostatic force of attraction. What is strong electrostatic force of attraction? The force of attraction which exists between positive and negatively charged particle is called as electrostatic force of attraction or ionic bond. Ionic bond वो होता है बेटा जो force of attraction एक positive charge particle और एक negative charge particle के बीच में exist करती है, उसे हम ionic bond कहते हैं. ये Na और Cl के बीच में कौन सा bond पाया जाता है? This is called as ionic bond. अब इससे बनाने में हमें कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? जब NaCl बनता है तो इन दोनों को बनने में एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी. इनका लैटिस बनता है, NaCl का क्रिस्टल बनता है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. द सेकेंड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. जब वाटर एक हमारे पास वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल 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 क्या है हमारे पास? देखो वाटर है हमारे पास, दिस इज H2O. ठीक है, दिस इज H2O. H2O में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस इज हैविंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच होगा, नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा. डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो यहाँ पर एक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल. और NaCl में मैंने क्या बताया? NaCl जब क्रिस्टल बनता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है विच इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी. अब आप लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो उसके बनने के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लैटिस एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ आयोनिक सॉल्यूट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का कॉज क्या होंगे? द फर्स्ट कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी के अंदर, वो है सॉल्वेशन. सॉल्वेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि NaCl और वाटर में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा. ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Na और Cl के बीच में उससे ज्यादा होना चाहिए. इस दौरान एक एनर्जी रिलीज हुई थी जिसे हमने लैटिस एनर्जी का नाम दिया था, अब NaCl जब वाटर में ऐड करेंगे इस टाइम एक एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देंगे. पर अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो ये तो टूटना ही नहीं चाहेगा.
तो लैटिस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी से कम होना पड़ेगा ताकि ये इसके साथ इंटरैक्शन डेवलप कर ले। इसकी जो एनर्जी होगी, आपस में जो इनका एनर्जी होगा वो कम होना चाहिए ताकि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाए। अब इसका मतलब जैसे कि किसी दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, किसी तीसरे को उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, उनमें से दोनों के साथ अलग अलग करनी है या किसी एक के साथ करनी है, तो पहले उन दोनों को अलग करना पड़ेगा। अब उन दोनों में अगर इंटरैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो तीसरा अलग नहीं कर पाएगा। उन तीनों में अगर उन दोनों में लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तीसरा आके उन्हें तोड़ नहीं पाएगा। पर अगर उनकी लैटिस एनर्जी कम है तो वो आके तोड़ देगा। तो इस वजह से लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से कम है तो हमारी सॉल्यूबल सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाएगा। अब टेम्परेचर का एक बहुत अच्छा रोल है सॉल्युबिलिटी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टेम्परेचर का रोल देखो, आपके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ना, और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है कि इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट एंड डिजॉल्व्ड सॉल्यूट के बीच में। देखो कैसे, हमने शुगर को डाल दिया वाटर में, वो डिजॉल्व होता गया, एक पॉइंट आया कि नो मोर solute will be dissolved in that solvent at a particular temperature, क्योंकि saturation point आ गया। उस टाइम पे अगर आप और शुगर डालोगे अंदर तो वो बाहर आती जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन रहेगी। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम का कहता है कि इक्विलिब्रियम को एट एनी कॉस्ट मेंटेन करके रखना है, कुछ भी होए हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करके रखना है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन A प्लस बी से C प्लस डी बनाती है, तो अगर C प्लस डी ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, पीछे की ओर। अगर A प्लस बी ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे की ओर। ठीक है, तो कहते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व करने की प्रोसेस होती है उसे डाइसॉल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी कि उस प्रोसेस के अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते टाइम हीट रिलीज हो रही है, जैसे घर में चूना डिसॉल्व करते हैं हम, वो जो पेंटर्स होते हैं वो चूना डिसॉल्व जब करते हैं तो उस दौरान बहुत हीट निकलती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ना। वाटर में जब चूने को डिसॉल्व किया जाता है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वहां पर एक हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो अगर ऑलरेडी हीट इतनी है उसके पास ना, हमारे सिस्टम के पास ऑलरेडी इतनी हीट है, आप उसमें और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी तो वहां पर डिक्रीज ही होगी एज पर ली चैटलर प्रिंसिपल, क्योंकि रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगा जहां पर चीजें कम है, बैलेंस बनाने के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस बना के चलना। ठीक है, उसके बाद अगर एंडोथर्मिक की बात करूं तो डाइसॉल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, यानी कि हमें हीट देनी पड़ रही है उस दौरान, तो वहां पर क्या होगा, अगर हमें सिस्टम को हीट सप्लाई करनी पड़ रही है तो वहां पर क्या होगा, आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा आप। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। द फर्स्ट कैटेगरी इज मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल, मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फॉर एग्जांपल हमने NaCl ले लिया, तो NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों है इसमें। NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, वाटर इज अगेन हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, फॉर एग्जांपल डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो NaCl जो हो गया पोलर मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मतलब जिसके दो पोल्स होते हैं, एंड अगेन वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर जो होते हैं पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। पर अगर मैं चाहूँ ऑयल को डिसॉल्व करना वाटर में, तो ऑयल इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो हमारे पास इमिसिबल लिक्विड हो जाते हैं। और पार्शियल इमिसिबल थोड़ा बहुत मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो वी आर हैविंग थ्री कैटेगरीज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वन इज मिसिबल, द सेकंड वन इज पार्शियली मिसिबल एंड द थर्ड वन इज इमिसिबल। तो ये तीन कैटेगरीज थी लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशंस की। गैस लिक्विड सॉल्यूशन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ इसमें कवर होगा, विच इज हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास गैसेस क्या होती हैं, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें क्या ही होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर।
carbon dioxide is soluble in water and that is a gas liquid solution in which a gas is being गैस को हम क्या करते हैं, वाटर में सॉल्युबल करवाते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर, गैस का नेचर क्या है, लिक्विड का नेचर क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये हमने ली चार्ले प्रिंसिपल से देखा था कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अगर इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल वाज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पर हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो गैसेस के केस में तो ऑलवेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज डिक्रीज ही होगी। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे कोल्ड ड्रिंक लेके आए, कोल्ड ड्रिंक को आप गर्म कर दें, अगर आप उसे हीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोल्ड ड्रिंक को हीट कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड विल एस्केप आउट फ्रॉम योर सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एस्केप कर गई तो गैस की सॉल्युबिलिटी तो क्या हो गई, फॉर श्योर डिक्रीज हो गई। और जो प्रेशर का इफेक्ट होता है ना इस पे, वो कौन सा लॉ गवर्न करता है, प्रेशर का इफेक्ट इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगेन मैं बार बार कहूंगी कि हेनरीज लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेनरीज लॉ कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या है, देखिए हम जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को सील करते हैं ना, तो वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हम हाई प्रेशर में सील करते हैं। इसे हाई प्रेशर के अंदर सील किया जाता है। वाई हाई प्रेशर इज यूज, क्योंकि उसे हमें सॉल्युबल कराना है, गैस को हमें सॉल्युबल कराना है, हमें उसे धक्के से एक तरीके से वाटर में सॉल्युबल कराना है। तो हाई प्रेशर पे हम उसे सील कर रहे हैं ताकि वो वाटर पे सॉल्युबल हो जाए। और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को जो है हम मोल फ्रैक्शन से लेते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को डिनोट हम करते हैं मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन मतलब, मोल फ्रैक्शन अगर हमें किसी कंपोनेंट का निकालना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, हमें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो कितने मोल्स ए के प्रेजेंट होंगे टोटल मोल्स में से, तो वो होगा उसका मोल फ्रैक्शन। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। आपका सॉल्युबिलिटी बताता है कि जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतनी कोई चीज सॉल्युबल होगी, जितना मोल फ्रैक्शन उतनी ज्यादा वो चीज सॉल्युबल। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या बताता है कि जो हमारा प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द at constant temperature solubility is directly proportional to the pressure of the gas। solubility को हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से ले रहे हैं, तो हम P is directly proportional to X लेंगे। और हमने यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमारे पास KH आ गया which is Henry's constant। ठीक है, KH is Henry's constant, P is the pressure and X is the mole fraction, जो कि मैं बता रही हूँ कि सॉल्युबिलिटी जहां जहां आएगी वहां आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो ये था हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन में सबसे पहले तो वही एप्लीकेशन है इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई प्रेशर पे डाला जाता है बॉटल के अंदर, हाई प्रेशर पे बॉटल को सील किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिजोल्व हो जाए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो जाए। तो हम बॉटल को क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे सील करते हैं। तो ये जो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे सॉल्युबल कराया जाता है वाटर के अंदर, उसे हाई प्रेशर पे सील करके, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ बेंड्स। एक प्रॉब्लम होती है बेंड्स। व्हाट इज बेंड्स, देखो जब स्कबा डाइवर्स अपना टैंक लेके वाटर के अंदर जाते हैं डाइविंग के लिए, ठीक है, डाइविंग के लिए वाटर के अंदर गए, तो अंदर वाटर के काफी ज्यादा प्रेशर होता है एयर का, तो जो भी एयर होती हैं उनके ब्लड में आके डिसॉल्व हो जाती हैं, जिसमें से नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन भी होती है, वो वापस जब अर्थ के सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, एकदम से लो होता है, तो एकदम से गैस एस्केप करने लगती है ब्लड में से, तो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर। वो नाइट्रोजन के बबल्स जो बनते हैं उसे कहते हैं बेंड्स, और वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो इस वजह से जो स्कबा डाइवर्स के टैंक्स होते हैं उनको डाइल्यूट किया जाता है और लेस सॉल्युबल गैसेस के साथ, जिसमें से हीलियम एक गैस है जिसको हम स्कबा डाइवर्स के टैंक में डालते हैं ताकि उन्हें पेनफुल कंडीशन विच इज कॉल्ड एज बेंड्स उससे बचाया जा सके।
हमने हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्हीं पे बेस्ड हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन व्हिच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। तो ये तो अब आप आराम से लिख सकते हैं। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसके न्यूमेरिकल पे एक बार हम नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलालिटी ऑफ मीथेन। Henry's law constant for molality of methane is 4.27 into 10 raised to the power 5. ठीक है। mm/Hg कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन अंडर 760 mmHg। देखो हमने यहाँ पर बात करनी है किसकी, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होती है सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हमें KH की वैल्यू मालूम है जो कि है 4.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 और यहाँ पर हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम मान लेते हैं हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है एंड दिस इज द प्रेशर विच वी हैव। तो प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं KH इंटू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 760। KH की वैल्यू हमें मालूम है 4.27 into 10 raised to the power 5 and the mole fraction is what is the Henry's law constant। हाँ हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है। Henry's law constant हमें गिवन है तो हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और हमें उससे क्या मिल जाएगी, सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी अप्रोक्सीमेटली x will be equal to 1.78 into 10 raised to the power -3 and this will be the solubility of methane in benzene. This will be the solubility of methane in benzene. अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन में हमें बताना है कि कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है, कितना सॉल्यूट जो है हमारा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, वी आर एडिंग शुगर टू वाटर, अगर हम थोड़ी सी शुगर डालते हैं तो वो होगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हम शुगर ज्यादा कर दें तो वो होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या होगी सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, दिस इज द स्ट्रेंथ। और इसको हम ग्राम्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर लीटर। स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर लीटर, यानी कि कितना ग्राम हमने सॉल्यूट का ऐड किया पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, वो हमारी स्ट्रेंथ बताएगा उस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से हमारे पास मास परसेंटेज इज द फर्स्ट मेथड। First method is mass percentage, the second method is volume percentage, then we have molality एंड पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन। ये कुछ मेथड हैं जो हम स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, जिनमें से वाइडली यूज मेथड जिन पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, मोलारिटी इज दी वाइडली यूज मेथड, मोलालिटी पे भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, और मोल फ्रैक्शन। ये तीन जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवा रही हूँ कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है हमें। तो अब हम इन मेथड्स को जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सभी मेथड हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मोल फ्रैक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी इज इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी इज इंपॉर्टेंट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज की अगर मैं इकट्ठे बात करूँ तो अगर हम बात करते हैं क्लास में किसी बच्चे के मार्क्स की, तो 80/100 इंटू 100 अगर मैं करूँ तो वो 80% होगा, यानी कि इस बच्चे ने 80 मार्क्स सिक्योर किए 100 में से, तो वो होगा 80%। ठीक है, इसी तरीके से मास परसेंट अगर निकालना है तो मास ऑफ कॉम्पोनेंट, जिस कॉम्पोनेंट का निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। Similarly, volume percent, volume of component divided by volume of solution into 100. Mole from mass fraction, mass of component, mass of solution. क्योंकि यहाँ पर परसेंट नहीं है तो हमने इंटू 100 नहीं किया। मोल फ्रैक्शन मैंने बोला हमारे पास कोई दो कंपोनेंट है A एंड B, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो दोनों कंपोनेंट के सबसे पहले हमें मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आप फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आप फाइंड आउट करेंगे। मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो गिवन मास हो डिवाइडेड बाय मोलर मास। फॉर एग्जांपल NaOH के आपको गिवन है 4 ग्राम NaOH गिवन है, तो इसके कैसे मोल्स निकलेंगे, इसके मोल्स निकलेंगे 4 डिवाइडेड बाय 40, 40 इसका मोलर मास है। तो दिस इज NaOH। और दूसरा आपको कंपोनेंट है वाटर,
तो वाटर के आप कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम है आपके पास वाटर, 2 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना होता है 18, तो ये हो गए आपके पास वाटर के मोल्स और ये हो गए NaOH के मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट A जो कि NaOH है क्या होगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ B Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये हो गए हमारा मोल फ्रैक्शन निकालने का मेथड। पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, हमने परसेंट की बात की तो हम इंटू 100 लेते थे, पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करें तो इंटू 10⁻6 लेंगे क्योंकि यह मिलियन है। बाकी सब कुछ सेम ही है, जैसे परसेंट के अंदर होता है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, और पर यहाँ पर 100 की जगह 10⁻6 है क्योंकि हम यहाँ पे पर मिलियन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने 10⁻6 लिया यहाँ पर। मोलारिटी आपने टाइट्रेशंस की हैं प्रैक्टिकल में, तो उसमें आप मोलारिटी का ही सबसे ज्यादा यूज करते हो। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 ग्राम NaOH की मोलारिटी निकालनी है 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे आप, इसके मोल्स क्या होंगे 4/40, वॉल्यूम को आप लीटर में कन्वर्ट करोगे 100/1000, तो आप फॉर्मूला में पुट कर दोगे, आपके पास मोलारिटी आ जाएगी which will be the molarity of 4 gram NaOH in 100 milliliter of water. Molality, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स आप निकाल लोगे अगेन सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकाल लोगे, उधर से आपकी मोलालिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी अगेन नॉर्मेलिटी पार्ट्स पर मिलियन ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम्स इक्विवेलेंट का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेंगे, जैसे कि हम एसिड की बात करते हैं, एसिड के केस में बेसिसिटी लेते हैं हम, और बेसिस के केस में हम एसिडिटी लेते हैं। ये 2H पॉजिटिव जो है दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। इसका जो मास होगा डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, दैट विल बी द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, आपको वही सेम लीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय आप 1000 कर देंगे। कुछ भी इसमें जो है मुश्किल नहीं होगी आपको, बट इस पे क्वेश्चन तो चांसेस कम ही है, ऐसा नहीं पूछे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड। तो यहाँ पर मतलब क्या है इसका, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है जिसमें एक लिक्विड है, वो वाला लिक्विड कुछ टाइम के बाद अगर हम इसे हीट कर दें, अगर हम इस बीकर को हीट कर दें तो ये क्या होगा, इवेपोरेट होके वेपर्स के फॉर्म में इस लिक्विड के ऊपर आ जाएगा। अब ये वाला लिक्विड क्या है हमारा, लिक्विड फॉर्म में, और ये वाला लिक्विड क्या है हमारा, वेपर फॉर्म में। एक टाइम पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, विच इज द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। दिस इज द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, यानी कि जितना लिक्विड वेपर में जा रहा है उतना ही लिक्विड वेपर से वापस किस में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो इस पॉइंट पे वेपर जो है लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर किन चीजों पर डिपेंड करता है, द फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द लिक्विड। अगर यहाँ पर लिक्विड के बीच में आपस में ही इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वेपर फेज में जाना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। टेम्परेचर, अगर आप हीट कर रहे हो तो मॉलिक्यूल बहुत तेजी से इधर उधर भागेंगे, तो वो अपना बॉन्ड एक दूसरे का तोड़ के वेपर फेज में चले जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लेस है तो वेपर प्रेशर लेस है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब हम पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। रॉल्स लॉ कहता है सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में, मिक्सचर के अंदर, मतलब सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ही तो होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है ना सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके बराबर होता है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन
ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, उसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास सॉल्यूशन। मैं मान लूं अगर कि मेरे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी, एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है मेरे पास बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी, पार्शियल प्रेशर जो मेरे पास ए कंपोनेंट का है दैट इज एक्स ए into P naught A, and the partial vapor pressure of the B component that is PB XB PB naught। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए दोनों कंपोनेंट्स के वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर। डेल्टन्स लॉ कहता है जो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। दो हमारे बाकी दोनों के क्या होगा, उनके सम के बराबर होगा, यानी कि P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट इसके बराबर है। XA को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस XB PA नॉट प्लस XB हमारे पास क्या है, PB नॉट। ये हमारे पास हो गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ये हमारे पास रॉल्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। अब इसका मतलब अगर आप लोग डिटेल में जाएं तो हमने जैसे कि एक बीकर ले लिया जिसमें हमने दो नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब दो यहाँ पर हमने दो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ले लिए, दो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ले लिए, एक को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और दूसरे को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट थोड़ा टाइम बाद क्या होंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा ब्लैक वाला कंपोनेंट आ गया और थोड़ा सा हमारे पास क्या आ गया, ब्लू वाला कंपोनेंट। अब ब्लू वाला कंपोनेंट इस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज दी सॉल्यूशन में वो जो एक्सर्ट कर रहा है। हमारा जो ब्लू कंपोनेंट है, ब्लू को हम PA मान लेते हैं, तो PA वाला ये वो है जो सॉल्यूशन में एक्सर्ट कर रहा है, दिस वन। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्लैक वाले कंपोनेंट की, तो ब्लैक वाला कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दिस इज PB। ठीक है, दिस इज PB। और PA नॉट और PB नॉट क्या है यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों को अलग से बीकर में ले लूं, एक बीकर में मैंने सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लिया है, PA, इसके ऊपर जो ये सॉल्वेंट खुद के ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये इसका प्योर सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो दैट विल बी PA नॉट। सिमिलरली ब्लैक वाले के केस में हम लेंगे PB नॉट। और देखो मोल फ्रैक्शन पे तो डिपेंड करेगा ही ना, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो कितना एक दूसरे में सॉल्युबल हुए, वही उनकी मोल फ्रैक्शन होगी, तो वो तो डिपेंड करेगा ही कि उनका प्रेशर अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंज होगा। तो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ रॉल्स लॉ। अब हम इसके ग्राफ्स देखने वाले हैं, तो आई होप आपको डेरिवेशन तो क्लियर होगी। ठीक है, तो अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं रॉल्स लॉ के ग्राफ की। देखो जो हमारे पास पहला ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा है, जो हमारे पास ये फर्स्ट ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दैट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज, जो हमारे पास रॉल्स लॉ को फॉलो करे उसको क्या कहते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, इनमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इनमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताओ, उनके एग्जांपल्स बताओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताओ, उनके एग्जांपल बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट XA1 0। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन 1 से 0 की तरफ गया, हमारा ये जो कंपोनेंट का पार्शियल प्योर सॉल्वेंट वाला वेपर प्रेशर था, मतलब वो ऑब्वियसली अब वो कंपोनेंट खत्म होता गया हमारा सॉल्यूशन से, तो उसका जो ये प्योर सॉल्वेंट वाला वेपर प्रेशर है दैट इज आल्सो रिड्यूसिंग। ठीक है, तो अगर सिमिलरली हम बी की बात करें, तो जैसे जैसे बी इंक्रीज हुआ तो इसका PB नॉट भी इंक्रीज हुआ और P टोटल क्या हो गया, दैट इज PA प्लस PB। तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तभी इस टाइप का ग्राफ बना है। अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे कोई सॉल्यूशन, तो उसमें दो टाइप की डेविएशंस होती हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन एंड द अनदर वन इज नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन उसको कहते हैं बेटा जो रॉल्स लॉ, जो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जिनमें, एज
प्रिडिक्टेड बाय द रॉल्स लॉ वो ज्यादा वेपर प्रेशर शो करते हैं, वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले। नेगेटिव डेविएशन वाले वो होते हैं जो एज प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर जिनका कम होता है, दैट सॉल्यूशन शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो ये थे राउल्स लॉ के ग्राफ। जो सॉल्यूशन जो हमारा यहाँ पर बी वाला ग्राफ है दैट इज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और जो हमारा सी वाला ग्राफ है दैट इज ऑफ नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को भी हम अभी अच्छे से देख लेते हैं एक बार कि क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसको भी हम एक बार अच्छे से देख लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली। तो आई होप ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आइडियल सॉल्यूशंस देख लेते हैं कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एट ऑल टेम्परेचर, जो कि सभी कॉम्पोजिशन पे और सभी टेम्परेचर पे रॉल्स लॉ को ओबे करें, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि बेंजीन एंड टोलिन एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। इनकी डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, यानी कि इनको मिक्स करने के दौरान ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट कोई इवॉल्व होती है। ठीक है, वॉल्यूम भी मिक्सिंग की इनकी जीरो होती है, यानी इनको मिक्स करते हैं तो कोई भी वॉल्यूम का चेंज यहाँ ऑब्जर्व नहीं होता है, ना ही एक्सपेंशन होता है और ना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि आइडियलिटी से डेविएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड में, एसीटोन आपका इथेनॉल में, तो ये क्या होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल दो टाइप के हो सकते हैं, वन showing the positive deviation from the Rawls law, जिनमें मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर as predicted by the Rawls law हायर होता है। The one showing the negative deviation from the Rawls law, जिसमें मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर as predicted by the Rawls law लोअर होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा तेज चल रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि हमें ये कम से कम टाइम में कवर करना है चैप्टर। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें नॉट इक्वल टू जीरो होती है, यानी कि हमारी हीट जो होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब हुई होगी मिक्सिंग के दौरान। एंड डेल्टा वी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम भी आपका कांस्टेंट नहीं रहा है, कोई ना कोई चेंज ऑब्जर्व किया गया है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक वो यूनिक हमारे पास मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन क्या जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट एकदम सेम हो जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एकदम सेम हो जाता है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो इस मिक्सचर को इवन इस स्टेट में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले मेथड से भी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, उस टाइप के मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक शो करते हैं मिक्सचर कहते हैं। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपके दो टाइप के हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो आई होप आपको एजियोट्रॉप तक तो क्लियर है। अब हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में अगर बात करें तो कौन से होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? द वन शोइंग, जो हमारे पास हमने अभी पीछे मिनिमम बॉइल उसके बारे में बात किया ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होते हैं जो हमारे मिक्सचर कौन सी डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से। वो कौन से एजियोट्रॉप्स बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग वाले कौन से होते हैं? जो कि पॉजिटिव डेविएशन देते हैं राउल्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, that is the minimum boiling azeotrophs. And maximum boiling, the one showing negative deviation from Raoult's law. Maximum boiling, the one showing negative deviation from Raoult's law. इसको याद ऐसे रखिएगा, मैक्सिमम मतलब ऑपोजिट, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, मिनिमम मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो वाली प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उनके नंबर पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिनमें रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये सारी क्या है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, अगर हम वेपर प्रेशर में क्या, रिलेटिव लॉरिंग मतलब क्या है, अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर था, उससे क्या होगा, ये आपका क्या था, ये आपका जो अब मिक्स करने के बाद आया पीए, वो है सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का है, तो पीए नॉट ज्यादा था, तो पीए नॉट माइनस पीए डिवाइडेड बाय पीए नॉट। ठीक है, तो यानी कि हमने ये क्या ले लिया, दिस वाज दी रिलेटिव लॉरिंग, क्योंकि हम यहाँ रिलेटिव लॉरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा लोअर हुआ, किसके रिस्पेक्ट में हुआ, ओरिजिनल इतना था, और कितना हुआ इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, जितना आपने सॉल्यूट ऐड किया उसकी मोल फ्रैक्शन, मतलब ये हमने फॉर एग्जांपल एक्स भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया, तो हमने इतना ऑलमोस्ट सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये आपकी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो हम अगर इसे ओपन करें एक्सप्रेशन को, तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एन ए का कंपोनेंट बिल्कुल हमने क्या कर दिया, सबसे ज्यादा कर दिया, और एन बी का हमने नेग्लिजिबल कर दिया, क्योंकि डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा, तो हमने सॉल्वेंट को ज्यादा लिख लिया, तो हमने एन ए वाला टर्म कंसीडर किया और एन बी वाला इग्नोर कर दिया, तो हमारा कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन बन जाएगा एक्सप्रेशन। और अगर मैं इसे एन बी को लिखूं तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, सिमिलरली एन ए गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हो। दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि आपका क्या होगा, सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लॉरिंग। और रिलेटिव लॉरिंग किसके बराबर होगा, कितनी सॉल्यूट डिसॉल्व हुई उसके बराबर, कितनी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी थी उसके बराबर, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी तो मोल फ्रैक्शन से लेते हैं, तो इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो आई होप आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी। तो चलिए अब हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं इसके बाद, एलिवेशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन एक सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब भी हम अंडा घर पे उबालते हैं तो हम उसमें नमक डाल देते हैं, सिंपल एग्स नहीं उबालते हैं, हम उसमें नमक डाल के उसे उबालते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से राइज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट राइज होते ही जो वो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, उसका टेम्परेचर 110 डिग्री पे हो जाएगा, यानी कि आपके वो जो एग्स है उन्हें ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा और वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे, इसलिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर का यहाँ पर क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो अगर आपका टी बी जो है, अगर आपका यहाँ पर टी बी क्या था, ओरिजिनली आपका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, दैट वाज टी नॉट, दिस वाज द ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका, टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, टी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देन आपका टी बी क्या हो गया, टी माइनस टी नॉट, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, उसके बारे में हम बात करते हैं, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको क्लियर होगा कि देखो, ये हमारा ओरिजिनल था, ओरिजिनल से जो अब आया वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस लेके डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर था कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो जो आपका टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। देखिए भैया, हम यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों में मोलालिटी लेते हैं। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम, क्योंकि मोलालिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg, अब यहाँ पे हम मोलालिटी ही लेके चलते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएगा तो हमारे पास आएगा के बी एम। के बी एम, एम इज दी मोलालिटी,
मोलालिटी का आपको फॉर्मूला पता है, जस्ट आपको एक्सप्रेशन जो होगा ओपन करना होगा। मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या होंगे आपके, गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, आपके पास वेट क्या आ गया यहाँ पर, W1 गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहाँ पर आपको अगर हमें 1000 से जो होगा डिवाइड कर दिया, अगर आपको ग्राम्स में गिवन है इनटू केबी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जब कुल्फी जमाने वाला होता है वो नमक डाल देता है बर्फ के अंदर ताकि बर्फ इजीली पिघले नहीं, उसका जो टेम्परेचर 0 डिग्री पे वो मेल्ट होती है, 0 डिग्री पे वो फ्रीज होती है। जब वहां वो मेल्ट होने लगेगी, नमक डाल के हमने उसका टेम्परेचर कुछ इस तरीके से कर दिया कि अब उसका माइनस क्या हो गया, माइनस किस पे चला गया, -7 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। -7 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, बर्फ जो मेल्ट होनी चाहिए थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब वो किस पे मेल्ट होती है, -7 डिग्री सेल्सियस पे। दिस वॉज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस वॉज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। TF इज इक्वल टू T0 माइनस टी। ठीक है, TF इज इक्वल टू T0 माइनस टी। व्हाट इज T0, जो ओरिजिनली हमारा था, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, एंड T क्या है आपका, जो मिक्स करने के बाद हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। TF क्या है आपका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन मोलालिटी, और वही सेम तरीका आप यहाँ पे यूज करोगे जो आप बॉइलिंग पॉइंट में यूज कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर M2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर फिर हमने वही किया, हमने यहाँ पर क्या किया, अगेन हमने TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M कर दिया। दिस इज द एक्सप्रेशन, TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, और हमने मोलालिटी की वैल्यू वही इंसर्ट की जो हमने पहले इंसर्ट की थी, और हमें क्या मिल गया, फ्रीजिंग वाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन मिल गया। ऑसोमोटिक प्रेशर क्या है, देखिए ऑसोमोसिस क्या है, सबसे पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड जाते हैं थ्रू अ सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज ओसोमोसिस। ठीक है, अब अगर हमें उनके फ्लो को रोकना हो, उस समय पे हमें उसे रोकना हो कि वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड पे नहीं जाए, तो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, एक्सेस प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑसोमोटिक प्रेशर। हमने उसे रोकना है, उसके फ्लो को रोकना है, तो उस टाइप में हमें जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑसोमोटिक प्रेशर। एंड ऑसोमोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट में की कॉन्सेंट्रेशन जितनी सॉल्यूशन में होगी उसके डायरेक्टली, ऑब्वियसली जितनी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी की वजह से हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट का, वहीं से सॉल्यूशन के अंदर से हमें सॉल्वेंट को निकालना है, तो कौन रोकेगा वहां पर, ऑब्वियसली बैठा हुआ सॉल्यूट। अगर वो ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा, आपका ऑसोमोटिक प्रेशर भी क्या होगा, हमें उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यहाँ पर सी क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन, और पाई क्या है आपका ऑसोमोटिक प्रेशर। तो हमने जैसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, आर टी हमने टेम्परेचर हो गया टी, और आपका क्या हो गया, आर गैस कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिखें तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, हमने इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है एंड विल गेट दी डिजायर्ड फॉर्मूला। अगेन आई एम सेइंग हम बहुत जल्दी चल रहे हैं, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है आपका बस, तो इस वजह से जो है मैं जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी इसका एक समरी दे रही हूँ। Okay, the last topic is this chapter is Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor क्या कहता है बेटा, Van 't Hoff factor है, देखिए अभी तक हमने इतनी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बात कर ली है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व होगा। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो कहीं कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएगा, कहीं कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये फैक्टर तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो वेंट ऑफ फैक्टर कहता है कि आई वेंट ऑफ फैक्टर है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी तरह एक्सपेरिमेंटली होनी चाहिए थी, डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो जितने भी हमने अभी तक एक्सप्रेशंस की बात की, अगर हम उनका एग्जैक्ट देखें तो जैसे कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें जिसका वैल्यू है सीआरटी, तो उसको हम एग्जैक्टली लिखेंगे आईसीआरटी। वेंट ऑफ फैक्टर को कंसीडर जरूर करेंगे। क्यों करेंगे हम वेंट ऑफ फैक्टर को कंसीडर? क्योंकि इसकी वजह से तो चेंज होगा ना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, इसलिए हमने इसे वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले एक्सप्रेशन को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले एक्सप्रेशन को सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो होगा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जितना जल्दी हो सके मैंने इस चैप्टर को कवर करना चाहा है, कि जितना जल्दी करवा सकती थी। आई ट्राइड टू कवर, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। स्टिल बहुत सी छोटी-छोटी कमियां रह गई होंगी, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।